जय हिंद दोस्तों आप देख रहे हैं डबल ए स्टडी चैनल। दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव लुसेंट का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट किए हैं और इसमें आज हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है पादप जगत का वर्गीकरण। दोस्तों आप यदि किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का प्रथम नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो वर्गीकी का पिता दोस्तों हम लोग लिनियस को कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। तो द्विनाम पद्धति भी दिया है, लिनियस साहब ने दिया है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत किया था। तो यह जो है स्वीडिश के जो वैज्ञानिक था वही वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम दिया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पी पादपों को रखा जाता है। तो पुष्पी पादपों को रखते हैं दोस्तों फेनरोगेम्स में। पांचवा नंबर क्वेश्चन है अपुष्पी पादपों को रखा जाता है। तो अपुष्पी पादपों को रखते हैं दोस्तों क्रिप्टोगेम्स में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पेसीज, जाति। हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स दोस्तों क्या होते हैं? तो एक जलीय पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट्स। अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्द में लिखना जो बताता है उसकी वंश और जाति। ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। जिस पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों यह कहलाता है अनावृत बीज। ऑप्शन नंबर बी हो गया। जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इससे रिलेटेड जो कथन है दोस्तों यह है अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। आगे देखते हैं जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि यह कठोर कोशिका भित्ति का बना होता है। आगे का नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं जीवाणुवी कोशिकाओं में नहीं सूत्रकणिका नहीं होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया। 14 नंबर क्वेश्चन है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या कहलाती है? वह क्षर रूपी होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। तो जो सबसे छोटे होगा वो गोलाणु कहलाएगा। एक गोल जीवाणु कहलाता है। तो एक गोल जो होगा वो क्या कहलाएगा? जो गोल होगा उसको कहेंगे कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। जो सर्पिलाकार होगा वो स्पाइरिकल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थिति होता है? तो वास्तविक केंद्रक जो होता है वह जीवाणु में अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो सर्वाधिक संख्या में दोस्तों जीवाणु ही पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो बैक्टीरिया में जो प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है उसको वर्णकी लवक कहेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पाश्चर पद्धति है। पाश्चर पद्धति क्या है? तो रोगों की चर्म थ्योरी के लिए। पाश्चर पद्धति क्या है दोस्तों? रोगों की चर्म थ्योरी के लिए। निम्न में से सबसे छोटा जीवाणु कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। इसका पूरा फुल फॉर्म नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिक में बदलता है कहलाता है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाएगा। रूट नूडल्स। मूल ग्रंथियाँ किसमें पाई जाती है दोस्तों? मूल ग्रंथियाँ कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी मूल ग्रंथियाँ इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि यह द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह वे मर जाते हैं। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो मानव शरीर से रिलेटेड है तो एसर रिसिया कोलाई। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है तापेदिक जिसको कहेंगे टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो तापेदिक जो उत्पन्न करता है दोस्तों यह है माइकोबैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 28 है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो भोजन की जो विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लस्ट्रीडियम बैटुलिनस के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो जो एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होता है वह दोस्तों हम जीवाणु से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेगी? हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। 20-20 मिनट पर दोगुना होते जा रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में होता है दोस्तों, ऐसे तो दलहन होता है, दलहन से रिलेटेड यहाँ पर फली है तो फली आंसर हो जाएगा दोस्तों। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो जो लेग हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य दोस्तों है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्वेश्चन नंबर 33 है चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका प्रयोग करते हैं? तो जो चाय की पत्ती के क्यूरिंग करते हैं उसमें हम दोस्तों जीवाणु का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो मृदा में जो धान का पैदावार बढ़ाता है वह मुक्तजीवी जीवाणु है एनाबीना। कौन है? एनाबीना। प्रतिशन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रतिशीतन जो होता है खाद्य परीक्षण में दोस्तों मदद करता है। यह किस प्रकार मदद करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम कर कर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है दोस्तों? दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं? दही से रिलेटेड, दूध दही से रिलेटेड जो भी है वो लैक्टो से स्टार्ट होगा, लैक्टोबैसिलस। तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा जो होता है दोस्तों बैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस दूध से दही जमा देता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो राइबोजियम हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवान विस्की ने की थी। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है विषाणु माने जाते हैं। तो विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है दोस्तों उसको देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु में दोस्तों एंजाइम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है कि TM भी शब्द संबंधित है। TM भी शब्द दोस्तों विषाणु से संबंधित है। आगे का देखेंगे क्वेश्चन हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से होता है हाइड्रोफोबिया, और इसमें पानी से डर लगता है। 45 नंबर क्वेश्चन कर कुत्ता के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो चेचक के लिए जो टीके का विकास किया था उसका नाम है दोस्तों एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 47 है एडवर्ड जेनर ने खोज की थी चेचक के टीका। क्वेश्चन नंबर 48 है विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु जो वृद्धित होता है जीवित कोशिका में ही वृद्धि करता है, मृत में तो मरल ही रहेगा और जीवित में जाएगा तो जीवित हो जाएगा। तो जो विषाणु वृद्धि करेगा स्पेशल जो जीवित कोशिका है उसमें वृद्धि करेगा। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विषाणु क्यों निर्जीव माने जाते हैं? क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होता है। एंजाइम तो अभी देखें एंजाइम जो होता है विषाणु में अनुपस्थित होता है, एंजाइम उसमें नहीं होता। एड्स का कारण है। तो एड्स का कारण दोस्तों T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स का कारण क्या है दोस्तों? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है कि HIV द्वारा होने वाला रोग। तो HIV द्वारा जो होता है उसको एड्स कहेंगे। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ है। तो एड्स जो जिस वायरस के कारण होता है एक स्टैंडर्ड RNA होता है। एड्स जो होता है जिस वायरस होता है वह क्या होता है? एक स्टैंडर्ड RNA। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन एड्स का कारण है। एड्स किसके कारण होता है? एड्स एक वायरस के कारण होता है। इबोला क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन है इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है दोस्तों। एड्स फैलता है। एड्स किस प्रकार फैलता है? तो शारीरिक संपर्क से ही एड्स फैलता है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है कि विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। खासरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खासरा भी होता है दोस्तों विषाणु के कारण। इसका स्पेशल हम जीवाणु से
कौन सा रोग होता है, विषाणु से कौन सा रोग होता है और प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है। इसका स्पेशल ट्रिक के साथ हम लोग स्पेशल शॉर्ट वीडियो आएगा, उसको आप जरूर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो विषाणु के कारण जो होगा उत्सेचक हो जाएगा। ऐसे इसका कोड बता दे रहे हैं कि विषाणु से होने वाले रोग का कोड है कि छोटा डीएम खास चैप्टर। यदि आपके पास लुसेंट किताब है तो उसमें आप बैठा लीजिएगा छोटा डीएम खास चैप्टर पर, उस पर आपको पूरा बैठ जाएगा। चैप्टर आपको इंग्लिश में लिखना है CHAPTER, इस पर लिखिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या करा है दोस्तों, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो जंतु में जो होता है फुट एंड माउथ रोग वह होता है दोस्तों विषाणु के कारण। आलू में मोज़ैक रोग का कारण क्या है, आलू में मोज़ैक रोग जो होता है दोस्तों वह भी होता है विषाणु के कारण ही। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, शैवाल में हम किसका अध्ययन करेंगे, एल्गोलॉजी में हम दोस्तों शैवाल का ही करेंगे, शैवाल विज्ञान में अध्ययन। चलिए आगे देखते हैं कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति दोस्तों सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की दोस्तों। हाइड्रा के सहजीवी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है, तो यूकैलेरेला मिलता है दोस्तों हाइड्रा में। हाइड्रा में कौन सा मिलेगा दोस्तों, यूकैलेरेला। क्वेश्चन नंबर 66 है, सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा है। तो सारगैसो समुद्र का नाम शैवाल से ही पड़ा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है, गलकंठ रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, आयोडीन होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 कर रहा है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, लेमिनेरिया से दोस्तों आयोडीन प्राप्त होता है। लेमिनेरिया शैवाल से दोस्तों आयोडीन हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है, केल्प प्राप्त होता है। तो केल्प किससे प्राप्त होता है दोस्तों, केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से ही केल्प प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 70 कर रहा है, निम्न में से कौन सा स्वपोषित है। तो शैवाल जो है दोस्तों वह स्वपोषित है। शैवाल क्या है दोस्तों, स्वपोषित है। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। तो जैव उर्वरक के रूप में दोस्तों जो उपयोग होगा उसको हम लोग कहेंगे राइबोजियम भी होता है, नीलहरी शैवाल भी होता है और एजोला भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। 72 क्या कर रहा है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की पूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। तो एक कोशिकीय जो शैवाल है जो अंतरिक्ष में ले जाते हैं उसको कहेंगे कोलोरेला। क्वेश्चन नंबर 73 है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यह होता है शैवाल के उपस्थिति के कारण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 है, एगार एगार किससे तैयार होता है। एगार एगार जो दोस्तों तैयार होता है इस शैवाल से। ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 75 है, वनस्पति जगत के गैर रहित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। तो वनस्पति जगत के गैर रहित विषम पोषित पौधे जो होता है दोस्तों यह होता है हम लोग का फंजाई। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन व हेमी सेलुलोज की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। कवकों द्वारा जो रिजर्व होता है भोज्य पदार्थ यह होता है दोस्तों हम लोग का ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक जो होता है दोस्तों ये जितना भी कवक होता है सभी के सभी क्या होता है, विविध पोषी विषम पोषी। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा सहजीवी जो संबंध किससे रिलेटेड है, तो यह है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच से। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 कर रहा है कि वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की जो छाल पर उत्पन्न होगा उसको कहेंगे कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस क्या कहेंगे, कोर्टिकोलस। वृक्षों की छाल पर जो उगेगा कवक उसको कहेंगे दोस्तों कोर्टिकोलस। अब गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर के ऊपर जो उगेगा कोपरीफिलस कहेंगे, कोपरीफिलस। ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 करा, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्लोरोफिल जो नहीं होता है दोस्तों यह कवक में नहीं होता है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है कि आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। तो आलू में जो लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है। तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है दोस्तों आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न।
डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले कवक, तो डबल रोटी के अगर हमको रोटी लेना है तो सेक्रीफाइस करना होगा, तो सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या हो जाएगा कि सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिस हो जाएगा दोस्तों हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पेनिसिलियम क्या है, तो पेनिसिलियम जो है दोस्तों हम लोग का एक कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज की थी। अगॉर्ट किससे प्राप्त होता है, अगॉर्ट जो दोस्तों हम लोग का प्राप्त होता है यह होता है क्लेविसेप्स से प्राप्त। अगॉर्ट जो हम लोग को प्राप्त होता है वो क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है, तो औद्योगिक स्तर पर जो हम लोग पेनिसिलिन का प्राप्त करते हैं प्लेसिनियम क्रायोजेनिक्स से करते हैं, प्लेसिनियम क्रायोजेनम से करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ईस्ट में कायिक जनन होता है, तो ईस्ट में जो कायिक जनन होता है वो दोस्तों मुकुलन के द्वारा होता है, ईस्ट में कायिक जनन मुकुलन के द्वारा होगा। कि जब गेहूं के गुंछे हुए आटे में ईस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि यह कलर छिद्रयुक्त हो जाता है। क्यों मुलायम हो जाता है दोस्तों, तो यह जो मुलायम होता है यह CO2 का उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। CO2 का उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन खाने योग्य कवक है, एगैरिकस। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि LSD किससे प्राप्त होता है, तो LSD जो हम लोग का प्राप्त होता है दोस्तों यह होता है कवक से। LSD प्राप्त होगा वो किससे प्राप्त होगा दोस्तों, कवक से प्राप्त होगा। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक तो होता है दोस्तों स्टेप्टोमाइसिस से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है कि स्टेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था, तो स्टेप्टोमाइसिन को बक्समैन ने पृथक किया था। क्वेश्चन नंबर 95 कर रहा है टिक्का रोग किससे संबंधित है, तो टिक्का रोग जो होता है दोस्तों मूंगफली से रिलेटेड है टिक्का रोग। क्वेश्चन नंबर 96 कर रहा है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है, तो गन्ने में लाल सड़न जो रोग होता है यह कवक के कारण ही होता है। लाल सड़न रोग गन्ना में देखेंगे बीच में लाल लाल हो जाता है, वही लाल सड़न रोग है दोस्तों। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य खाद छत्रक क्या होता है, सामान्य खाद छत्रक जो होता है यह होता है कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। क्या कह दिया भाई, सामान्य खाद छत्रक क्या होता है, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल ही होता है सामान्य खाद छत्रक, ऑप्शन नंबर सी हो गया, बहुत अच्छा है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मशरूम क्या है, तो मशरूम एक प्रकार का कवक है दोस्तों। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन है, तो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक दोस्तों है हम लोग का यह है पेनिसिलिन। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है, तो एथलीट फूड नामक जो बीमारी है यह दोस्तों हम लोग का उत्पन्न हो जाएगा कवक से। एगो माउथ फूड था वो विषाणु से होता था, यहाँ पर एथलीट फूड है। अब कह रहा है क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो कवक और उच्च पादपों के जड़ों के बीच जो उपयोगी कार्यात्मक संबंध दर्शाएगा दोस्तों यह दर्शाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 102 है एल्फा बीस किससे उत्पन्न होता है, एल्फा बीस किससे बनते हैं या उत्पन्न होता है दोस्तों, तो एल्फा बीस जो होता है कवक से ही बनता है एल्फा बीस, ऑप्शन नंबर ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 है कि एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है, तो एस्परजिलस का उपयोग दोस्तों हम लोग का पनीर बनाने के लिए करते हैं एस्परजिलस। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कर रहा है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में किसके सहजीवी सहचार्य हैं, तो यह शैवाल और कवक के बीच की कड़ी होता है, कौन, लाइकेन, तो शैवाल और कवक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कर रहा है दोस्तों, 105 नंबर क्वेश्चन कराया निम्न में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, तो लाइकेन और मॉस, यहाँ पर सिर्फ लाइकेन दे रहा है तो लाइकेन आंसर। लिटमस किसमें से निकाला जाता है, तो लिटमस जो होता है वो लाइकेन से ही निकालते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, तो लाइकेन में जो कवक और शैवाल का जो मध्य सहजीवी संबंध दिखलाएगा उसको दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, हेलोटिज्म कहेंगे। क्या, हेलोटिज्म। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहेंगे, तो जो पेड़ों की छाल पर उगेगा उसको कहेंगे कार्टिकोलस। चट्टान स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहेंगे, चट्टान पर सेक्सिकोलस कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो गया। जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में
खाते हैं? इंडोकार्पन। जापान में जो लाइकेन खाता है वो कौन है दोस्तों? इंडोकार्पन। क्वेश्चन नंबर 111 है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? लेमिनेरिया, परमेलिया। परमेलिया। वनस्पति जगत में निम्न में से किसको जल स्थल चर उभयचर कहते हैं? तो ब्रायोफाइट को जल स्थल चर उभयचर कहेंगे वनस्पति जगत में। जड़ों के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ों के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो जड़ों के स्थान पर मूलाभास पाएगा, इसको ब्रायोफाइटा कहेंगे। और ब्रायोफाइटा उभयचर भी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कर रहा है कि ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है। ब्रायोफाइटा में कौन कौन सम्मिलित है दोस्तों? ब्रायोफाइटा में दोस्तों हम लोग का सम्मिलित हो जाएगा लीवरवर्ट और मॉस। लीवरवर्ट और तो कि जीवों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो जीवों की जो प्रकृति उत्पन्न हुई ये टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। क्या दोस्तों? टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 116 कर रहा है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में उपयुक्त किया जाता है वह क्या है? तो जलीय फर्म यह एक प्रकार का एजोला है जो कि उर्वरक के रूप में दोस्तों हम लोग प्रयोग करेंगे। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है? तो मेज पर सजाएगा तो सेज पर सजाएगा। तो सिलेजी नेला। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग हम लोग किसको करते हैं? लाइकोपीडियम को करते हैं। क्वेश्चन 119 है, निम्न में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को प्रयोग करते हैं जैविक उर्वरक के रूप में। ऐसे तो यूरिया के भी करते हैं, तो यूरिया जैविक उर्वरक नहीं हो जाएगा दोस्तों, एजोला हो जाएगा जैविक उर्वरक। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें होता है? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम जो होता है दोस्तों टेरिडोफाइट्स में ही होता है सबसे अधिक क्रोमोसोम। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? बीज तो बनता है लेकिन बीज नग्न रूप में पौधा पर लगा हुआ रहता है। तो ये किस प्रकार के पौधे में बीज बनता है? तो यह जो दोस्तों बन जाएगा हम लोग को जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 122 नंबर क्वेश्चन कहेंगे, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है। तो जो सबसे लंबा पौधा होता है वो किस कुल से संबंधित है? तो यह जिम्नोस्पर्म कुल से संबंधित है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो चिलगोजा को दोस्तों हम लोग जिम्नोस्पर्म का मेवा कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो गया। कोरेलाइड जड़ें किसमें पाई जाती है? तो कोरेलाइड जड़ें दोस्तों हम लोग का साइकस में दोस्तों पाई जाती है। क्वेश्चन 125 क्या कर रहा है कि सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो सबसे बड़ा बीजांड भी हम लोग को साइकस में ही होता है दोस्तों। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा दोस्तों हम लोग को प्राप्त होता है पाइनस से। 127 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साबूदाना, जो साबूदाना हम लोग खाते हैं किस में पाया जाता है? तो साबूदाना जिससे जो पाया जाता है दोस्तों वह हम लोग को पाया जाता है साइकस से ही साबूदाना पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 का रहा है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त है? एफेड्रीन इफेड्रा से प्राप्त होगा दोस्तों। नाम से एफेड्रीन इफेड्रा से प्राप्त होगा। विषाणु क्या है? विषाणु ये क्या है? अकोशिकीय है। विषाणु क्या है दोस्तों? अकोशिकीय है। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 130 कर रहा है कि तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो तेल प्रदूषण के नियंत्रण में जो सुपर बग प्रयुक्त होता है उसको दोस्तों हम लोग कहेंगे जीवाणु विकृति। ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक हो पौधा है? तो लाइकेन और मॉस कहे हैं, लाइकेन ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 132 का निम्न में से किसमें जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में किसे प्रयोग करेंगे दोस्तों? एजोला का ही प्रयोग करेंगे जैविक खाद के रूप में। क्वेश्चन नंबर 133 है और आज का लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 133। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित दोस्तों नीलहरित शैवाल है। तो चलिए आज